हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करेंटली। सेकेंड ईयर ऑफ करेंटली आज से स्टार्ट हो रहा है। यस, 1 अगस्त 2025 से अंडरस्टैंड यूपीएससी के मेन यूट्यूब चैनल पे करेंटली की शुरुआत हुई थी। एंड आफ्टर 2 और 3 months, इन द मंथ ऑफ नवंबर आई गेस, वी स्टार्टेड आवर न्यू यूट्यूब चैनल जिस पे बस करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली करेंटली की जो वीडियोज है वो आ सके, और वो नवंबर से आ रही है। एंड नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 80,000 पीपल हियर इस पार्टिकुलर चैनल पे, एंड रेगुलरली बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और जो भी मिला है वो सब आप ही का है। एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू। अप्स डाउन्स एंड जो भी चीज़ें आई हैं, यू वर देयर, यू अप्रिशिएटेड मी, इनफैक्ट यू अप्रिशिएटेड आवर चैनल, या हमारा जो कोचिंग है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो यस, थैंक यू सो मच, आपके वजह से ये है। और आज का दिन ऐसा है ना कि आज सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी हमने TDF स्टार्ट किया था, जिसमें कोशिश की थी अंडर करेंटली कि बच्चों को आंसर राइटिंग में किस तरह से डायमेंशंस क्रिएट किए जाते हैं वो अच्छे से बता सकूं। लास्ट ईयर 3 to 4 months वो चला था। देन जो है प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर स्पेसिफिकली वी स्टार्टेड प्रीलिम्स 1 पेजर, और उसमें हमने 55+ पेजेस आई थिंक दिए थे, मतलब 55 पेजेस के आसपास थे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, और सीधा 13 to 14 प्रीलिम्स क्वेश्चन उससे दिखा था। 1 जून का वीडियो जाइए इसी चैनल पे, और आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है 2027 में, जिसमें 55 to 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए हैं। फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाइंस पे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 1 जून की जो मेरी वीडियो है इसी चैनल पे, उसे जाकर देखिए, ठीक है। देन वी हैव मेंस 1 पेजर के बाद, सॉरी प्रीलिम्स प्रीलिम्स 1 पेजर के बाद, उसके सक्सेस के बाद मैंने ये भी दिखाया था कि करेंटली में जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोर मान के आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाए, सारी चीज़ें डिस्कस की, तो वो किस तरह से हेल्प किया। एंड ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस, आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में दिखे थे। मैं अगेन कहूँगा कि इस चीज़ का क्रेडिट मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मार्केट में बड़े बड़े करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, राइट। सेपरेटली ऐसे वीडियो बना के उसे प्रमोट नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने करेंटली फॉलो किया है तो दे नो कि उन्होंने जब अगर 2026 का पेपर देखा होगा, दिया होगा, या अगेन घर में भी बहुत सारे बच्चे देते हैं, प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं दिया, घर में ही देखे होंगे, तो उनको पता है कि कितना ज़्यादा हमने करेंटली में करंट अफेयर्स पे फोकस किया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे थे, प्रीवियस ईयर थीम्स के बेसिस पे थे, ठीक है। तो यही चीज़ जारी रहेगी, बट इसमें कुछ एडिशन है। आज मैंने कल ही बोला था, अनाउंसमेंट है। तो फर्स्ट थिंग, 2027 मेंस को ध्यान में रखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि एडिटोरियल जो होगा, चाहे द हिंदू का हो या इंडियन एक्सप्रेस का, जो PYQ लाइंस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पे मैं आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन दूं, एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म भी दूं एक, और कोशिश रहेगी कि उस प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी कॉपीज चेक भी कर दूं, आई मीन कम से कम वॉइस नोट के थ्रू चेक कर दूं, जिस तरह से लास्ट ईयर TDF में किया था, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इसमें, तो @RAMANATHJR, ये मेरा टेलीग्राम ID है, R कैपिटल J कैपिटल रामानाथ जूनियर, इस पे मुझे आज मैसेज कीजिए, मतलब मुझे टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इस तरह से आंसर राइटिंग हो और मैं थोड़ा बहुत रिव्यू कर दूं, तो आप मुझे पर्सनली आज DM करो, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर आर्टिकल हमारे सामने में है, और मैं ये डेली करना चाहता हूँ, एक एडिटोरियल, उसके थ्रू आंसर राइटिंग में प्रॉपर किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं, जैसे कि एक केस स्टडी आज लिया गया है एथिक्स से, ठीक है। ये 150 वर्ड्स पे फोकस मत करना, ठीक है, 4 पेजेस मिलते हैं, मीन्स दिया है मल्टीपल टाइम्स तो पता है। सो आई वांट टू से कि किस तरह से स्ट्रक्चर केस स्टडी का किया जाता है। अभी तो ये GS4 का हो गया ना, GS3, GS2, GS1 के क्वेश्चन एडिटोरियल में आएंगे, और मैं प्रॉपरली, देखो, जस्ट पॉइंट्स नहीं लिखना है, पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है ना हर आंसर में। देखो, हर एक में देख लो तुम, कंपैशन है तो कैसे कंपैशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो प्रॉपर आंसर एडिटोरियल से मेंस का जो प्रॉपर क्वेश्चन होता है और उसको कैसे आंसर लिख सकते हैं, उस फॉर्मेट में आपको मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा यूजिंग द एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। वी विल ट्राई कि एवरीडे ये हो पाए, और
आपके आंसर्स इन्हीं क्वेश्चंस पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप खुद से लिखो एंड देन इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है ये भी देख लो, और मेरे एंड से भी वैल्यू एडिशन होगा। ये नहीं है कि इस पार्टिकुलर एआई से मैंने जो ये चीज़ें की है, यस एआई से मैंने चीज़ें की है एंड आई वांट यू कि एआई का बेहतर तरीके से यूज़ कर सको, और मेरी अगर एक्सपर्टीज़ है इसमें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर में, क्योंकि टाइम बदल रहा है और यू कैन नॉट वेट फॉर कि हाँ खुद से लिखेंगे कैसे यार। अगर एआई से हेल्प मिल रही है, अच्छे पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, अच्छा डायमेंशंस दिख रहा है, तो क्यों ना हम करें, क्यों हम पीछे रह जाएं, और मैं इसमें मदद करूंगा आपकी। तो प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा एडिटोरियल से, ये आंसर फॉर्मेट में आपको इसी एडिटोरियल का ये मिल जाएगा। अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि @रामानंद जूनियर पे आप टेक्स्ट करो, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग इज, अगर आप डेली करेंटली फॉलो कर रहे हो तो सिंस 1 जून बहुत सारे बच्चे डेली अटेंडेंस मार्क करते हैं हैबिट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी डेली एक स्ट्रीक, ठीक है, स्ट्रीक जो नए हैं डे 1 लिख सकते हैं, और जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रीक डे, उनका जो भी डे है जितने दिन से वो लगातार फॉलो कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। आज से स्टार्ट करना, ये हैबिट को मत तोड़ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, स्ट्रीक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एक हैबिट है ना जो इनकलकेट करने की मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आज से जो नए हैं तो उनके लिए भी ये है कि आज से आप स्टार्ट कीजिए इसे, ठीक है। ओके, 1 पेजर कॉम्पाइलेशन देख लो, रेयर अर्थ एलिमेंट से क्वेश्चन आया था, राइट। यूनेस्को से 2 क्वेश्चन आए थे, ये सब हमने दिया है। मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप जाके 1 जून की वीडियो देखिए। बहुत हद तक हमने ट्राई किया। ये एआई इम्पैक्ट समिट से सीधा क्वेश्चन आया है, 7 चक्रास एंड 3 सूत्राज। अगर किसी ने देखा होगा क्वेश्चन तो उन्हें पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे 1 पेज में दी थी, बजट 1 पेज में दिया था, जो भी क्रिस्प इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनफैक्ट स्टैटिक के भी मैंने चीज़ें दी हैं जिससे बहुत सारे बच्चों को मदद मिला एंड दे थैंक्ड मी, दे थैंक्ड अंडरस्टैंड यूपीएससी, राइट। सो यूपीआई, और आपको पता है डिजिटल पेमेंट से क्वेश्चन हर साल आता है, इससे भी आया था, राइट। नेफ्ट वाला जो है आरटीजीएस देखो, इससे भी क्वेश्चन आया था, ये कंपैरिजन मैंने डाला था। बस करंट अफेयर्स का था 30 पेज का और स्टैटिक का था 20-25 पेज का, तो ये मैंने बना के दिया था। देखो इंडिया ईयर बुक, ये देखो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा यूपीएससी के कोई टीचर ने 1 पेज दिया हो और यूपीएससी प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए। मिशन सुदर्शन चक्र, नेशनल क्वांटम मिशन, एंड देन वी हैव विज हिंजाम पोर्ट। क्या ऐसा आपने कभी देखा है? यस, ये मैंने बोला ना, बड़े बड़े टीचर्स मार्केट में हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आया उन चीज़ों को इनकलकेट किया एंड पढ़ाया बच्चों को, और उनको मदद मिली, ठीक है। तो एक चीज़, ये आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है आज से। उसके लिए आपको मेरे आईडी पे जाना है और कमेंट करना है, मतलब कि टेक्स्ट करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट ग्रुप बना दूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं लिटरली आके बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो 2026 वाले ग्रुप को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, आपके आंसर्स वहाँ पे सबमिट हो सकता है, जिसमें आप डेली एडिटोरियल को यूज़ करते हुए आंसर राइटिंग सीख सको, ठीक है। सो टोटल 6 आर्टिकल्स आज हैं, सिंपल आर्टिकल्स हैं, जिसमें तो 3 स्कीम से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, और दिखाऊंगा कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, स्पेन से रिलेटेड जो भी टेरिटरी होती है, जैसे वी हैव कैटलोनिया पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी स्पेन की एक इनक्लेव है जो कि न्यूज़ में है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो ये द इंडियन एक्सप्रेस का आज का आर्टिकल है, तो इसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, दिस पार्टिकुलर मैप को देखिए, ये रहा मोरक्को, अफ्रीका का कह सकते हो नदर्न पार्ट, नदर्न मोस्ट कंट्री कह सकते हो, एंड देन वी हैव दिस पार्टिकुलर स्पेन, ठीक है। वर्ल्ड कप इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है, आपको पता है, राइट। एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिसे कौन कंट्रोल करता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ से आ गया, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, मैंने बहुत सालों से पढ़ा है, बट अगेन इनकी ओवरसीज टेरिटरी बहुत जगह हैं, और ये सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको? मेडिटेरियन सी को, अटलांटिक ओशन को। अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है मोरक्को के पास। सो लेट अस सी, दिस पार्टिकुलर कंट्री इज मोरक्को, ठीक है। और उसी के साथ एक बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, सुएटा नाम है एक टेरिटरी जो कि स्पेन की टेरिटरी है,
और वो मोरक्को के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आप लोगों को पता होगा कि स्पेन या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या नदर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनकी मतलब कि कॉलोनीज हुआ करती थी इन द पास्ट। तो कुछ टेरिटरीज आज भी उन्होंने कैप्चर कर रखा है, उसमें से ये मोरक्को के पास की टेरिटरी है, स्पेन की स्वेटा, ठीक है। और इसे स्पेन कंट्रोल करता है, मतलब स्पेन की सॉवरेनिटी के अंदर ये आता है, एक चीज। देन अनदर टेरिटरीज मेलीला, अगेन ये मोरक्को के साथ बॉर्डर शेयर करती है और ये भी स्पेन कंट्रोल करता है। तो देखो ये रहा मेलीला, अब प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, एंड ये रहा स्वेटा, ठीक है। अब ये दोनों है तो स्पेन की टेरिटरी बट है अफ्रीका में, और क्या है कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, मतलब कि कह सकते हो टेक्निकली कि यूरोपियन यूनियन की कंट्री स्पेन बॉर्डर शेयर कर रही है अफ्रीका के साथ, नदर्न अफ्रीका में, थ्रू स्वेटा एंड मेलीला। इतना समझ आ गया, लोकेशन समझ आ गया अच्छे से। चलते हैं अब मसले पे, दिक्कत क्या हुई है अभी। तो दिस पार्टिकुलर लोकेशन जो स्वेटा है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से अफ्रीकन जो है माइग्रेंट वो जाते हैं यूरोप। तो अभी क्या हुआ कि 60,000 माइग्रेंट्स जो अफ्रीकन माइग्रेंट्स थे वो मोरक्को होते हुए वो इंट्रोड्यूड मतलब घुसने की कोशिश कर रहे थे इन स्पेन्स ऑटोनोमस सिटी ऑफ स्वेटा, जिसमें ऑलरेडी 84,000 के आसपास लोग रहते हैं, कैपेसिटी ऑलरेडी कम है, उसमें 60,000 लोग घुस रहे थे, ठीक है। सो दैट यहाँ इंटर करेंगे एंड देन यहाँ से चले जाएंगे यूरोप, ये स्पेन की टेरिटरी है। सो इसी दौरान क्या हुआ, 57 ऐसे जो माइग्रेंट्स थे उनकी जान चली गई, मतलब कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। आगे समझ, बहुत बेसिक चीज़ें थी, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ तुरंत। स्पेन की दो टेरिटरी है अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को के साथ बॉर्डर सेट करती है, मतलब दो इनक्लेव्स, एक तो स्वेटा है, दूसरा मेलीला है। अब स्वेटा जो है वो क्या करता है, मतलब कि नदर्न टिप पे देख लो, ठीक है। एंड इसको थोड़ा आप समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से स्पेन जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है मोरक्को पे। मोरक्को क्या है कि एक सेंटर है कंट्री जिसके थ्रू अफ्रीकन क्या करते हैं, यूरोप में इंटर करते हैं। तो उन्होंने एक आसान तरीका देखा, स्वेटा, स्वेटा में इंटरेंस मिल जाएगी तो वहाँ से स्पेन की एक तरह से काइंड ऑफ अथॉरिटी मिल जाएगी कि स्पेन से वो घुस रहे हैं टू ईयू, या स्पेन ही घुस रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऑफिशियली। सो यही है पूरा मामला, आपको ये पता होना चाहिए और आपके नोट्स का हिस्सा होना चाहिए, यही मैंने अच्छे से बताया है। सेकेंड आर्टिकल है, देखो ईयू जो कोई भी लॉ आता है ना, सत्यम सर ने भी कई बार बोला है, ईयू जो कोई भी लॉ आता है ना वो यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो डेटा रिलेटेड या एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ है। ईयू क्या करता है, बेंचमार्क सेट करता है, जैसे कि 2016 में आया था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। उसी तर्ज पे रिसेंटली ईयू क्या कर रहा है, एआई सिस्टम्स को रेगुलेट करना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉपर यूरोप लैंडमार्क एआई एक्ट आ रहा है, ये न्यूज़ में है। तो हमें ना इसके बारे में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। एंड जब भी ईयू कोई लॉ लाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। तो उस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो द यूरोपियन यूनियन हैज़ बिगन implementing की प्रोविजंस ऑफ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, एआई एक्ट कह लो, जिससे वो स्ट्रेंथन क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट ऑफ हाई रिस्क जो एआई सिस्टम है फॉलोइंग एआई सेफ्टी इंसिडेंट्स। सो बेसिकली ऑफिशियल नेम देखो तो रेगुलेशन, अभी ये बिल पास होना है, यूरोपियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, आई थिंक हुआ है या होने वाला है, जो भी है पास तो हो ही जाएगा। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है, राइट, और एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क फॉर एआई पूरे ईयू में ये एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। एंड एक्ट फॉलोज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच क्लासिफाइंग एआई सिस्टम्स इनटू अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड मिनिमल। देखो एआई जो है ना खतरा भी हो सकता है, एलन मस्क ने भी कई बार कहा है, तो डिफरेंट लेवल्स दिए जाएंगे जो भी एआई सिस्टम्स होगा और उसे रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी सो दैट ह्यूमन काइंड के लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे इन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यही है इसके कुछ की प्रोविजंस की वो नज़र रखा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। जो कंपनीज एआई कंपनीज हैं उसे अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा, इस वजह से ये न्यूज़ में, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता होना चाहिए ईयू का अपना खुद का एआई एक्ट आ रहा है जिससे क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा एआई को। अभी रिसेंटली कैबिनेट जो है उनकी बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना।
अब मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, 2025 प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन देखो तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना डिस्कस किया जा चुका है। जितने भी रेनेबल सोर्स वाले जो स्कीम्स होते हैं जिसमें हम रेनेबल सोर्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे पीएम कुसुम भी वन ऑफ देम है, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में वो दिखते हैं। तो ये जो एक नया स्कीम है क्या है कैसे देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा बेसिक्स समझेंगे। चलिए लेट अस सी, पीआईबी से मैंने लिया है ये आर्टिकल। तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स, देखो पीएम सूर्य घर बिजली योजना में क्या था फोकस, रेसिडेंशियल रूफटॉप स्कीम था जिससे कि सोलर प्रोडक्शन की जाए। रेसिडेंशियल रूफटॉप स्कीम वो था, उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। अभी जो है यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर, देखो सरोवर जो है ना पानी का तालाब, उस तरह से कनेक्टेड वर्ड है, वर्ड मतलब नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। तो ये ना फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो जो भी रिजर्वॉयर्स हैं, इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, उस पर हम क्या करेंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी दिन में प्रोड्यूस होगा थ्रू सन रेज, उसे हम स्टोर कर लेंगे एंड यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। तो इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। तो पानी के ऊपर क्या करेंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे एंड उसको कनेक्ट कर देंगे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। तो यही है पीएम सूर्य सरोवर योजना। कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसके लिए, न्यू एंड रेनेबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वही से देखेगी। टोटल आउटले 5070 करोड़ है और टारगेट क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि हम डेवलप करना चाहते हैं 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी विथ 10,000 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एक तरफ हमारी कैपेसिटी 5000 मेगावाट होगी व्हेन इट कम्स टू फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक्स, उसके साथ साथ जो हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर रहे हैं वो 10,000 जो है मेगावाट आवर होनी चाहिए, ये टारगेट है। इसको ध्यान में रखना। आजकल क्या करता है, ये डेटा रिलेटेड जो स्कीम से चीज़ें हैं जैसे यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में दिखा था, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स, ठीक है, इतना प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट। देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो साल है फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027 से 2030 से 31 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और टोटल आउटले 5070 करोड़ है। अब की फीचर्स में देखें तो सेंट्रल, और एक चीज़ है क्या, जैसे कि एक चीज़ मुझे पूछना है आप लोगों से कि जैसे पीएम सूर्य घर बिजली योजना है उसमें रेसिडेंशियल फ्लोर के ऊपर मतलब आप क्या कह रहे थे, सोलर पैनल्स लगा रहे थे और वो डिसेंट्रलाइज था एक तरह से। डिसेंट्रलाइज इन द सेंस कि एक कोई भी इंडियन सिटीजन है वो अपने छत पे उनका अगर घर है इस तरह से तो वो अपने घर पे लगा सकता है और उस स्कीम का पार्ट बन सकता है। बट क्या ये स्कीम भी, पीएम सूर्य सरोवर योजना स्कीम भी उसी तरीके से है कि कोई भी इंडिविजुअल जाएगा, मैं जाऊंगा और बोलूँगा कि मेरे पास सरोवर है तो इसमें हम कर सकते हैं ऐसा कुछ? तो नहीं, दिस स्कीम इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स कह लो। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, स्टेट यूटिलिटीज़, ये सब के लिए ये एलिजिबल स्कीम है। मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड स्टेट यूटिलिटीज़, इनके लिए है ये स्कीम, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा, 1 करोड़ पर मेगावाट। आप अगर मतलब 1 मेगावाट प्रोडक्शन करना चाहते हो तो 1 करोड़ का असिस्टेंस मिलेगा, अप टू 50 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर फिजिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ये सारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे रिजर्वॉयर्स एंड इनलैंड वाटर बॉडीज, समझ रहे हो ना, इनलैंड वाटर बॉडीज जो तालाब वगैरह है उसको यूज करेंगे एंड रिड्यूस करेंगे लैंड रिक्वायरमेंट। जो देखो लैंड रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा इशू है कि ज़मीन पे जो सोलर पैनल्स लगाए जाए, क्योंकि लैंड का इस्तेमाल बहुत चीज़ों के लिए हो रहा है, घर बनाने के लिए और खेती के लिए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से ज़मीन की कमी है। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला कि अब पानी में ही हम ना क्या करेंगे, सोलर पैनल्स लगा देंगे, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन जो ग्रिड रिलायबिलिटी है ना थ्रू ESS, इसे भी हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस सिंपल है कि हम कार्बन एमिशन इस तरह से रेनेबल सोर्स से तो कार्बन एमिशन जो है उसे कम करेंगे ही, जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं इसके थ्रू। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत, इस चीज़ को भी हम प्रमोट कर रहे हैं।
एंड इसके अलावा 16 to 17,000 फुल टाइम जॉब्स इससे क्रिएट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज समुद्र मंथन, अगेन अ न्यू स्कीम। समुद्र मंथन स्कीम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली सरकार क्या चाह रही है कि जो हमारी ऑफशोर है ना, जैसे कि जमीन से दूर जा रहे हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन जो है रिजर्व्स का बहुत हाई पोटेंशियल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लाए और इस पार्टिकुलर रीजन में जो हाइड्रोकार्बन्स है, हमारी आपको पता है एनर्जी डिपेंडेंसी या एनर्जी इंपोर्ट बिल कितनी हाई होती है, 88-89% के आसपास चली गई है। तो जैसे क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बोल रहे हैं कि आप इन इलाकों में जाओ ऑफशोर एंड जाके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर करो और निकालो, और उसे हम इंडिया में मतलब काइंड ऑफ आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसी के लिए समुद्र मंथन स्कीम, जिसका ऑफिशियल नेम कह सकते हो द नेशनल ऑफ स्पोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। नोडल मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है। टोटल आउटले 84,084 करोड़ है एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2030-31 तक, मतलब कि अभी से लेके 2030-31 तक ये जो है स्कीम चलेगी। और मेन टारगेट है हमें बूस्ट करना है ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, और अनलॉक करने की कोशिश करेंगे जो रिजर्व्स हैं, कितना 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व्स हमारा है इन एरियाज में। हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की, ठीक है। तो ये मकसद है कि हम ऑयल इन ऑफशोर जो इलाके हैं उससे निकालें और प्राइवेट सेक्टर को पुश करें कि वो जाकर निकाल के लाए और इसे हम सस्ते दरों पे अपने देश में अपने लोगों के लिए वो से यूज़ कर पाएँ। की फीचर्स, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, मतलब कि 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स बनाने का टारगेट है विद गवर्नमेंट सपोर्ट अप टू 50% ऑफ ड्रिलिंग कॉस्ट, 675 रुपीज़ पर वेल जो है सरकार देगी, ठीक है। मतलब ड्रिलिंग कॉस्ट का 50% के आसपास, जो कि 675 करोड़ हाईएस्ट होगा, और हम ऐसा 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेटा एक्विजिशन 28,534 करोड़ ऑफ ऑफशोर। देखो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है इस स्कीम में कि हम ना सिस्मिक मतलब कह सकते हो डेटा कलेक्शन की ड्रिलिंग तभी करेंगे जब हमें पता होगा ना एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, वो भी पानी के अंदर, जो कि मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए भी सेपरेट बजट है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हब्स। तो ये 3 इसके स्पेशल फीचर्स हैं। सिग्निफिकेंस आप समझ लो कि हम क्या करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि बाय डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ऑब्वियसली, रिड्यूस करेंगे एक्सप्लोरेशन रिस्क, इंकरेज करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन अपस्ट्रीम एंड पेट्रोलियम सेक्टर, एंड द थर्ड थिंग इज प्रमोट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफशोर, यहाँ पे जॉब वॉब क्रिएट भी होगा। ये 3-4 चीज़ें हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट स्कीम पीएम किसान स्कीम। इसको नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, और रुपीज़ कितने मिलेंगे टोटल इन 4 ईयर्स में अंडर दिस स्कीम कितना एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, 3.15 लाख करोड़, ठीक है। भारत में किसान की संख्या क्या है आप सबको पता है, ठीक है। बहुत हद तक जो है वो मतलब खेती पे जो डिपेंडेंसी है, एंड उनके इनकम को बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बट देन वी हैव अ स्कीम पीएम किसान स्कीम, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस में किसानों को दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स, आपके पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल सा है, ध्यान से सुनना कि आपके पास अ लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली दैट ओन्स कल्टिवेबल एग्रीकल्चरल लैंड, और वो रजिस्टर्ड है उसके नाम पे, 18 साल से या उससे ऊपर हो आप, और आपके नाम पे थोड़ा सा भी ज़मीन है ना जिसको आप कल्टीवेट करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 6,000 रुपीज़ पर ईयर मिलती है, और वो कैसे मिलती है, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधा आता है अकाउंट में फार्मर के, और 3 इंस्टॉलमेंट में आता है हर चौथे महीने, मतलब 2,000 रुपीज़ पर 4 मंथ, ठीक है। ये शुरुआत 2019 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जैसे यूपीपीसीएस एग्जाम है ना, तो उसमें पूछता है क्रोनोलॉजी ऑफ स्कीम्स की किस ईयर आया था, ठीक है। मिनिस्ट्री यूपीएससी में पूछता है, और ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है डेटा रिलेटेड, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या किया कैबिनेट ने डिसीजन में कि नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया और इतना एलोकेट कर दिया फंड, ठीक है।
यही है। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फीमेल फार्मर्स, आई थिंक 9.49 करोड़ फार्मर्स हैं इस पार्टिकुलर स्कीम के अंदर अभी तक बेनिफिट मिला है। उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा फीमेल फार्मर्स को भी बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो एक तरह से मतलब कि इनकम सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को ये स्कीम। डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट ये भी घटाता है, जिसकी वजह से बहुत सुसाइड्स हो रहे थे, आपको पता होगा, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। एंड विमेन फार्मर्स को भी एक तरह से फ़ायदा इसमें दिया जा रहा है कि ताकि वो भी मतलब मजबूत हो और खेती में मतलब सजगता के साथ वो हिस्सा बने उसका। तो यही है, ये 3 स्कीम्स हमने रिवाइज किया। फर्स्ट स्कीम जो है उसमें फोकस है रिजर्वॉयर्स या इनलैंड वाटर बॉडीज है, उस पर क्या करेंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे, प्रमोट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक विथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिससे कि हम इसे स्टोर भी कर पाएंगे एंड यूज करेंगे अकॉर्डिंगली, राइट। मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। देन वी हैव द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम, जो नया स्कीम है समुद्र मंथन, जिसका दूसरा नाम भी है द नेशनल ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसमें फोकस है कि ऑफ शोर में जो रिजर्व्स हैं ऑयल या हाइड्रोकार्बन्स के, उसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करते हुए निकालेंगे एंड एक्सप्लोर करते हुए निकालेंगे एंड उसे अपने लिए डोमेस्टिकली यूज़ करेंगे। और डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट की फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसे हम कम करेंगे। देन वी हैव पीएम किसान, जो ऑलरेडी एक 2019 का स्कीम है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट 4 ईयर्स। देन अब स्टेट पीसीएस की जब बात शुरू हो ही गई, तो देन वी हैव हेनले, जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2026 का, ये आया है। नेक्स्ट एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पोजीशन एंड नंबर 1 पोजीशन किसका है, उसे हमें देखना है। तो इंडिया का पोजीशन 81 हो गया है 2026 में। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या किया जाता है कि कंट्रीज़ की जो पासपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसे उसकी रैंकिंग की जाती है। जो जितना अच्छा रैंक्ड है वो मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करो, और जो जितना खराब है पीछे की ओर जाओ। ठीक है, तो पॉइंट इज हेनले एंड पार्टनर्स इसे रिलीज करती है एनुअली, एंड इंडिया की रैंकिंग 81 आई है। व्हेन इट कम्स टू 2025 की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग 75 थी, मतलब कि 6 जो है डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 55 डेस्टिनेशंस जो थे भारत के लिए, जो ट्रैवल एक्सेस है, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए जो ट्रैवल एक्सेस है, देखो आप किसी कंट्री में जाते हो ना ट्रेडिशनली, तो आपको वीज़ा लगता है, ठीक है, उस कंट्री में इंटर करने के लिए। तो भारतीयों के लिए क्या है कि 55 डेस्टिनेशन में वो बिना वीज़ा के, प्रायर वीज़ा के इंटर कर सकते हैं उन कंट्रीज में। ठीक है, और रैंक किसकी फर्स्ट है, तो सिंगापुर। यूजुअली जापान की होती रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, बट अब सिंगापुर रैंक फर्स्ट है। एंड 192 डेस्टिनेशंस को इसमें काउंट किया गया है। और सेकेंड रैंक पे 3 कंट्रीज हैं, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड एमिरेट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और सबसे खास बात, आपको मैं इसका भी 1 पेजर दूंगा, और वो हर दिन मिलता है बच्चों को। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, और ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाती है। इसका भी लिंक डाला हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और स्ट्रीक आपको मेंटेन करनी है आज से, जिन्होंने पहले नहीं किया है तो उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम मंडे को। संडे को ऑफ रहता है, एंड संडे का आर्टिकल मैं क्या करता हूँ, कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं मंडे को ही पढ़ा देता हूँ, तो मंडे को थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। एंड आई विल ट्राई फ्रॉम द मंडे कि मैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब एक कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी की जो एनालिसिस है वो आपको दे दूँ। ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज जो है नेक्स्ट, उसमें ये मैं पक्का कोशिश करूँगा कि ऐसा हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।